गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी। और आज हम देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका के अंदर, ठीक है, मम्बा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू फिश वाटर। मम्बा है वो अर्ली मॉर्निंग उठती है पानी लाने। तो मम्बा जो है वो सुबह जल्दी उठ के पानी लाती है। ठीक है, शी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर ए फ्यू हॉर्स। वो लंबी दूरी पे जाती है और कुछ घंटों बाद आ जाती है पानी लेने के लिए। देखिए, कोई जगह ऐसी होती है ना जहाँ पानी नहीं होता है, तो विलेजेस या रूरल एरिया जो होते हैं तो उसको वहाँ दूसरी जगह से भी पानी लाना पड़ता है डेली लाइफ के लिए। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस। अपनी माँ की हेल्प करती है। जॉइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गुड्स। फिर अपने भाई के साथ मिलके गोड्स जो है उनकी देखभाल करती है। ऑल हर फैमिली ओवन्स इज पीस ऑफ रॉकी लैंड्स अराउंड देयर स्मॉल हट्स। उनकी जो छोटी झोपड़ी है वो कहाँ पे है? रॉकी लैंड के पास में। ठीक है, आसपास जो है ना वो छोटी छोटी चट्टाने टाइप में है। लैंड का सरफेस ऐसा है इनका। मम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन आफ्टर टॉयलिंग दे हार्ड। मतलब मम्मा के जो मम्बा के जो फादर है वो काफ़ी मेहनत हार्ड वर्क करके और मेज और बीन्स ही ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द वूल ईयर। लेकिन ये इनकी जो फैमिली है ना उसके पूरे एक साल के लिए कंप्लीट नहीं है कि पूरा एक साल इनका इजीली निकल जाए। ठीक है, काफ़ी कम ग्रो कर पाते हैं ये। नेक्स्ट एक और स्टोरी दे रखी है, पीटर लिव इन ए हार्ट ऑफ शिप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। ठीक है, पीटर के बारे में जो न्यूजीलैंड के अंदर रहते हैं और शिप रेयरिंग जहाँ भेड़ों को चराते हैं। वेयर इज़ फैमिली रन ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ उनकी फैमिली वो ऊन बनाने की फैक्ट्री चलाती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से लौटता है, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप्स। पीटर जो है स्कूल से लौटने के बाद अपने अंकल को देखता है कि वो शिप्स की देखभाल कर रहे हैं। द शिप्स यार्ड, उनका जो शिप का यार्ड है, यार्ड होता है ना जहाँ शिप्स को रखा जाता है, सिचुएटेड ऑन ए वाइट ग्रेसी प्लेन। लंबा वाइट जो होता है ना, वाइट ग्रेसी प्लेन, खाली जो चारागाह का मैदान होता है, खाली चरने का मैदान। ठीक है, जहाँ पे जानवर होते हैं इकट्ठे होकर चढ़ते हैं। विथ हिल इन द फोर डिस्टेंस, जो पहाड़ी के पास में था। इट इज़ मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसको किस तरह से मैनेज किया गया था? टेक्नोलॉजी की यूज़ करके। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और पीटर की जो फैमिली थी ना वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करती थी। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी ग्रो करते हैं ना क्रॉप्स, उनके अंदर पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज़ नहीं किया जाता है। वो सारे के सारे जो इसके अंदर मैन्योर डाली जाती है वो नेचुरल होती है। सो माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। माम्बा और पीटर जो है वो दो पार्ट में रहते हैं एंड लीड वेरी डिफरेंट। तो माम्बा एंड पीटर के बारे में है जो अलग अलग पार्ट के अंदर रहते हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, जिस तरह से देखिए साउथ अफ्रीका, आप मैप में इसको फाइंड करके देखना। ठीक है, साउथ अफ्रीका कहाँ पे है और न्यूजीलैंड कहाँ पे होता है। दिस डिफरेंसेस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। ये जो सारा डिफरेंस क्यों होता है? दोनों की लाइफस्टाइल के अंदर अंतर था, तो ये अंतर क्यों आता है, डिफरेंस क्यों आता है? क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस, एनिमल एंड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इन सब चीज़ों की वजह से इनकी जो लाइफ है उनके अंदर काफ़ी डिफरेंस आता है। एक है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, एक है जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एक है उनकी जो लैंड सरफेस अलग है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न। ये भी जो भी रिसोर्सेज हमको अवेलेबल होते हैं ना, इसका मेन रीज़न क्या होता है? प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, की जो भी सारे प्लेसेस है ना वो एक जगह से अलग हैं, सारे सेम नहीं है। देखिए, कहीं पे रॉकी लैंड थी, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे फॉरेस्ट होते हैं। तो ये जो सारा जो लैंड होता है ना वो उनका अलग अलग टाइप होता है। इस वजह से वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं उनका जीवन अलग होता है, उनकी जो फैसिलिटी उनको मिलती है, अवेलेबिलिटी जो होती है रिसोर्सेज की वो अलग अलग होती है। तो इसके अंदर हम सबसे पहला जो हमारा रिसोर्सेज है वो पढ़ेंगे लैंड। देखिए, लैंड के बारे में सब जानते हैं, ज़मीन पे रहते हैं हम लोग, इसलिए लैंड इज़ अमॉन्ग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो लैंड जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, अपने आप मिलती है सबको। इट कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ये टोटल जो अर्थ का जो सरफेस है ना उसका 30% कवर करती है। ठीक है, हम लोगों ने देखिए कॉन्टिनेंट्स बने हुए, मैप को देखना आप लोग अच्छे से,
और जो 70% है वो वाटर है। ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। कुछ इसका जो पार्ट है ना वो हैबिटेबल नहीं है, मतलब लोग वहाँ रह नहीं सकते, लोगों के रहने के अकॉर्डिंग नहीं है वो। द uneven distribution of the population in different part of the world is mainly due to varied characteristic of land and climate। तो देखिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, आपने देखा होगा कुछ जो एरिया होता है वहाँ पे तो लैंड कम होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, और कुछ जगह क्या होता है लैंड खूब होती है, ज़मीन खूब खाली पड़ी रहती है, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, नहीं के बराबर भी होती है। तो इसका कारण क्या होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का, कि वहाँ की लैंड और क्लाइमेट, लैंड जो होती है ना वो किस टाइप की, लोग रह पा रहे हैं नहीं रह पा रहे हैं, वहाँ का क्लाइमेट लोगों के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो इस कारण से। द रग्ड टोपोग्राफी, ठीक है, यही टोपोग्राफी के अंदर टाइप ऑफ लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, किस टाइप की लैंड है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, स्टीप्स स्लॉप ऑफ माउंटेन्स। देखिए सीढ़ियाँ बनी होती है, माउंटेन्स जो होते हैं ना वहाँ जहाँ बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे स्लॉप्स टाइप में बने होते हैं जहाँ से लोग अपना वर्क करते हैं। लो लेइंग एरिया, जो लो लेइंग एरिया होता है ना, ज़मीन का स्तर नीचे होता है, वहाँ पे क्या होता है पानी आ जाता है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो वो भी लोगों के लिए नुकसान करते हैं। डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान मरुस्थल। थिक फॉरेस्टेड एरिया, घना जंगल, वहाँ भी लोग नहीं रह सकते, उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो नॉर्मली स्पेर्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड, ठीक है, तो ये जो कुछ एरियाज होते हैं ना वो अनइनहेबिटेड होते हैं, मतलब वो लोग नहीं रह पाते हैं। प्लेन्स एंड रिवर्स वैली, प्लेन मैदान जो होते हैं और रिवर्स वैली, ठीक है, जो रिवर्स होते हैं ना उनके बीच में घाटियाँ बनी होती है। ऑफर्स सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, तो ये जो लैंड होती है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है क्योंकि इनको वाटर की जो नीड होती है वो कंप्लीट हो जाती है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, और ये जो एरिया होता है ना वो डेंसली मतलब घना बसा हुआ है, यहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तो जो प्लेन्स होते हैं ना, नदियों के मैदान, जहाँ से देखिए नदियाँ आती है और रिवर्स आती है, और उसके बाद में वो जब आगे जाती है तो अपने आसपास के जो एरिया होता है ना वो प्लेन हो जाता है, और वहाँ पे लोग कल्टीवेशन एग्रीकल्चर भी करते हैं और रहने के लिए भी वो अच्छा होता है, तो इसलिए वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, घने बसे हुए। ये देखिए स्लेसबर्ग इन ऑस्ट्रिया, ये एक दिखा रखा है किस तरह से इसकी लैंड फॉर्म है। अगला है देखिए टॉपिक हमारा, ये हमने लैंड देख लिया, उसके बाद में लैंड का यूज़ क्या क्या होता है। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़, अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, सच इज़ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग्स, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो देखिए लैंड होता है उसी पे सारा वर्क किया जाता है, ये हमको पता है। एग्रीकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट भी होते हैं, जंगल भी होती है, माइनिंग होते हैं ना, खोद के हम खदान से निकालते हैं तो उसमें गोल्ड्स होते हैं, सिल्वर्स होते हैं, हमारे मेटल्स निकलते हैं, कोल्स निकलते हैं। बिल्डिंग्स हाउसेज, घर पे हम लोग प्लेन जो लैंड होती है उसी पे हाउसेज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, एंड सेटिंग अप पे इंडस्ट्री भी जो उद्योग धंधे लगाते हैं वो ज़मीन पे लगाए जाते हैं, तो ये सारा दिस इज़ कॉमनली टर्म एड लैंड यूज, और इसको क्या बोलते हैं लैंड यूज, मतलब ये सारी की सारी जो होती है ना लैंड को यूज़ किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, ठीक है। कैन यू लीस्ट आउट द डिफरेंट वे इन विच माम्बास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। अब इसमें बता सकते हैं कि माम्बा और जो पीटर्स है ना उन्होंने अपने कैसे लैंड का यूज़ किया था। तो उन्होंने हट बना रखी थी, उसके बाद में उन्होंने ग्रेजिंग, वो जो अपने एनिमल्स थे ना उनके गोट्स को था, एक वो शिप्स थी तो उसको ग्रेजिंग करा। तो ये जो अलग अलग फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग लैंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इन सब पे डिपेंड करती है, ठीक है। जहाँ पे ये सारी फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे लैंड का जो है अच्छा सा यूज़ हो जाता है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइन ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न, ठीक है। तो ह्यूमन जो फैक्टर होते हैं ना, पॉपुलेशन वगैरह और टेक्नोलॉजी, ये भी इफ़ेक्ट करते हैं कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वहाँ पे लैंड का अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, लैंड जो होती है ना वो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाइड की जा सकती है, डिवाइड की जा सकती है, ठीक है। एक तो प्राइवेट लैंड होती है और एक कम्युनिटी लैंड होती है।
प्राइवेट लैंड क्या होती है, इट्स ओन बाय इंडिविजुअल वेरेवर्स कम्युनिटी लैंड। देखिए प्राइवेट जो लैंड होती है ना वो उसका मालिक खुद ही होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई जगह है और हम उसके मालिक हैं और हम उस पर कुछ भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होती है प्राइवेट लैंड। और एक होता है कम्युनिटी लैंड, इसके अंदर क्या होता है, उनका जो मालिक होता है ना वो कम्युनिटी होती है, ग्रुप होता है। और कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर, ठीक है, फ्रूट्स जो पशुओं को चरा सकते हैं, फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं, नट्स एंड मेडिकल हर्ब्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उस पर ग्रो कर सकते हैं, ये कम्युनिटी होती है। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और इनको हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। अंडरलाइन करना, ठीक है। आप इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए जो भी प्लेसेस होते हैं जैसे कि टेम्पल वगैरह हो गए, फॉरेस्ट हो गया, रिवर का एरिया हो गया, और भी जो सारी चीज़ें होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का पावर होता है वहाँ पे सब लोग जो होते हैं वो पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल के अंदर वो हमारी सेल्फ होती है प्रॉपर्टी। पीपुल्स एंड देयर डिमांडेड आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिट। देखिए लोग जो होते हैं ना उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन इनकी जो अवेलेबिलिटी है ना लैंड की वो कम है। द इक्वलिटी ऑफ लैंड जो क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए लैंड की जो क्वालिटी होती है ना वो जगह जगह के हिसाब से अलग अलग होती है। पीपल स्टार्टेड इनक्रीज द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरिया। तो लोग जो क्या करते हैं, जो कॉमन लैंड्स होते हैं ना वहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ में बनाते हैं, व्यावसायिक संस्थान जिसको बोलते हैं। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरिया, हाउसिंग के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ते हैं। देखिए शहरों के अंदर जगह कम होती है तो आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखी होगी, फ्लैट्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे ही होते हैं क्योंकि जगह वहाँ पे कम मिलती है इसलिए। अर्बन एरियाज इन द एक्सपेंड इन द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज, और जो रूरल एरियाज होते हैं ना वहाँ मेन डिमांड किसकी होती है, एग्रीकल्चर लैंड की, जहाँ पे वो इजीली खेती कर सके। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। तो हमारे जो है ना काफ़ी चेंज आ गया सोसाइटी के अंदर। लैंड डिग्रेडेशन, ज़मीन जो है ना उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब उसकी जो क्वालिटी उसके अंदर कमी आती जा रही है। लैंडस्लाइड्स होते हैं, देखिए लैंडस्लाइड क्या होती है, ज़मीन जो होती है ना उसका अपनी जगह से खिसक जाना, हट जाना। सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपनी जगह से हट जाना। डेजर्टिफिकेशन होता है, जैसे रेगिस्तान फॉरेस्ट डेजर्ट जो बढ़ता है ना उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। आर द मेजर थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। और ये सारा किससे होता है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, लोग जो है वो खेती के लिए जगह ढूंढ रहे हैं कंटिन्यू, और कंस्ट्रक्शंस की जो एक्टिविटी है वो किए जा रहे हैं, ठीक है। ये इसके अंदर 1 2 3 4 अलग अलग सेक्शन देख रहे हैं। चेंज इन द लैंड यूज़ ओवर टाइम्स, देखिए टाइम टू टाइम जो है वो किस तरह से जो लैंड है उसका यूज़ किया जा रहा है। पहले इस तरह के घर और व्हीकल्स होते थे, बट प्रेजेंट टाइम के अंदर सिटीज़ के अंदर इस तरह के घर होते हैं, ठीक है। पहले देखिए लोग इस तरह हट बना के रहते थे और एग्रीकल्चर करते थे, और ये इनके पास में इनके इक्विपमेंट्स थे। और प्रेजेंट टाइम के अंदर देखिए किस तरह से ये इनके फार्म्स है, ये इनके हाउसेस है, और ये इनके फार्मिंग के मेथड है। तो काफ़ी सारा जो है वो चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब जो भी लैंड रिसोर्सेज हमको मिले हैं इनको किस तरह से कंजर्व करना चाहिए, हमको बचा के रखना चाहिए। देखिए ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, जिस तरह से देखिए जनता बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो जो डिमांड है वो भी बढ़ती जाती है। एंड लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, जो फॉरेस्ट का जो एरिया था ना उसको लोग कवर करने लगे। एंड एरिएबल लैंड्स एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग हिज नेचुरल रिसोर्सेज, और इससे लोगों को जो अपना नेचुरल रिसोर्सेज है उसको खोने का भी डर रह रहा है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जो जंगल होते हैं ना उन्हीं को काट काट के और लैंड जो है वो तैयार करते हैं, और फिर वहाँ पे वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो नेचुरल जो चीज़ें हैं ना वो ख़त्म होती जा रही है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। तो जो डिग्रेडेशन की जो रेट होती है ना उसको चेक करते रहना चाहिए टाइम टाइम पे। एफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन, ज़मीन जो है उसकी जो भी मतलब जैसे एक ज़मीन होती है ना उसके उपजाऊपन होता है, जिससे फर्टिलिटी होती है, जिससे वो अच्छा ग्रो करती है, तो इसको भी टाइम टाइम पे चेक करना चाहिए। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, जो केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं जिससे हमारी जो फर्टिलिटी होती है ना लैंड की वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उसको भी एक लिमिट के अंदर यूज़ करना चाहिए। फर्टिलाइज़र एंड चेक ऑन द ओवर ग्रेजिंग,
आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। ये सारे देखिए कॉमन मेथड है जिनको यूज़ करके हम जो लैंड है उसको जो भी इसकी पावर है या जो भी इसकी एफिशिएंसी है उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। देखिए इसमें ये होता है, इसको समझने के लिए कि जैसे जगह होती है, ठीक है, अब लोगों को क्या है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो लोगों को जगह ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए जो फॉरेस्ट का एरिया होता है ना, इसको कट करते हैं, तो जंगलों को काटते जाते हैं और लैंड तैयार करते हैं। तो इसकी वजह से फिर वहाँ रहने वाले जो नेचुरल जैसे एनिमल्स है, वेजिटेशंस है, वो सारी ख़त्म होती जाती है, तो ये हमको ही नुकसान होता है। तो इसलिए इस तरह का प्रोसेस रखना चाहिए कि जैसे मान लो इन्होंने पेड़ काटे तो फिर पेड़ लगाने भी चाहिए, तो जिससे जो होता है ना डिफॉरेस्टेशन नहीं हो। इसके बाद में जो ये केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं तो इनको भी एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए, जिससे जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो ये सारा हमारा लैंड से रिलेटेड था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट जो है हम वो सॉइल पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।